ऑलराइट गाइस, अब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि है जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर लैब। क्या है जुपिटर नोटबुक, क्यों यूज करूं जुपिटर नोटबुक, क्यों यूज करूं जुपिटर लैब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम डेटा साइंस के प्रोग्राम्स लिखते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू एग्जीक्यूट कोड इन डिफरेंट चंक्स। उसका रीजन ये होता है कि जब हम डेटा लोड करते हैं तो हम कभी डेटा पर एक ऐसा फंक्शन लगाना चाहते हैं जो कि हमें मान लो शुरू के 5 रोज दे दे, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें लास्ट के 4 रोज दिख जाएं, कभी हम चाहते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था उस कोड को हम डिलीट कर दें। ये सारी चीजें जुपिटर नोटबुक हमारे लिए बहुत आसान बनाती है और इसीलिए ये चॉइस है डेटा साइंटिस्ट की जब भी पाइथन प्रोग्राम रन करना होता है। अगर आपको ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को जुपिटर नोटबुक इन एक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर देखो कि क्या होता है जुपिटर नोटबुक। तो मैं जल्दी से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, लिखूंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक बेस एनवायरनमेंट वेरिएबल बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा conda env लिस्ट और यहाँ पर जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं वो मुझे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो बेस एनवायरनमेंट है, एक बुक्स env है, एक हैरी env है। मान लो मैं स्विच करना चाहता हूँ बुक्स env में, तो मैं लिखूंगा conda activate बुक्स env, एंटर मारूंगा और आप देखो बुक्स env एक्टिवेट हो चुका है। अब मान लो मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा mkdir और मैं फोल्डर बनाऊंगा बुक्स डैश प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट बुक्स प्रोजेक्ट मैं cd करूंगा इस प्रोजेक्ट में और मैं इसलिए एक फोल्डर बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी काम हो इस बुक्स डैश प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में हो। तो मैंने अपने यूज़र फोल्डर में एक फोल्डर बनाया बुक्स प्रोजेक्ट और उसमें cd कर लिया, यानी कि मैंने डायरेक्टरी चेंज कर ली और मैं अंदर आ गया इस बुक्स प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी में। अगर आप लोगों को नहीं पता ही क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे यूज़र वाले फोल्डर के अंदर एक बुक्स प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है जो कि खाली है, जो कि मैंने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि जो भी काम मैं करूँ इस फोल्डर के अंदर करूँ और किस एनवायरनमेंट का यूज़ करके करूँ, इस बुक्स env नाम के एनवायरनमेंट का यूज़ करके करूँ। तो मैं इस बुक्स env नाम के एनवायरनमेंट का यूज़ करके इस फोल्डर में प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा conda conda इंस्टॉल और मैं लिखूंगा जुपिटर JUPYTER और ये क्या करेगा, मेरे लिए जुपिटर इंस्टॉल कर देगा। मैं y एंटर करूंगा और ये सब इंस्टॉल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेरिएबल में। तो जो जो चीज़ें चाहिए मुझे वो सब इंस्टॉल हो जाएंगी। आप देखो ये तमाम पैकेजेस मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है। नोटबुक नाम का एक पैकेज है, पैनडॉक नाम का एक पैकेज है, ये सब इंस्टॉल कर देगा ये इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएंगे सारे पैकेजेस, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, जो भी कर रहा है ये सब चीज़ें करने के बाद आपको फाइनली आपके एनवायरनमेंट में पैकेजेस इंस्टॉल होकर मिल जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली जुपिटर नोटबुक नाम का एक कमांड है वो आप रन करोगे और आपकी एक इंटरैक्टिव नोटबुक खुल जाएगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उसका हम एक डिटेल टूर भी लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जुपिटर नोटबुक स्पेस देकर लिखूंगा, मैंने लिखा जुपिटर स्पेस नोटबुक और एंटर। और जैसे मैं एंटर मारूंगा आप देखो यहाँ पर कि ये गूगल क्रोम में मुझे खोलने को बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा ऑलवेज ओपन इन गूगल क्रोम और यहाँ पर ये देखो मेरी जुपिटर नोटबुक खुल चुकी है। तो ये पेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं एक नई नोटबुक बना सकता हूँ, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, पाइथन 3 पर क्लिक करूँगा और मेरे लिए एक नई नोटबुक बन गई है। इस नोटबुक को रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और इसका नाम रखूँगा फर्स्ट नोटबुक, कुछ इस तरह से। नोटबुक क्या होता है जुपिटर में, नोटबुक क्या होता है, नोटबुक के अंदर कोड होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। किस तरह का कोड और इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं ना उसमें हमने एक फर्स्ट notebook.ipynb नाम की एक फाइल बनाई है। ipynb मतलब IPython नोटबुक, ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि जुपिटर नोटबुक्स की एक्सटेंशन होती है। जैसे कि txt होती है टेक्स्ट फाइल्स की एक्सटेंशन, जैसे कि pdf होती है pdf फाइल्स की एक्सटेंशन, उसी तरह से ipynb IPython नोटबुक की एक्सटेंशन होती है। ये IPython क्या होता है, IPython इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग करने के लिए कमांड शेल होता है जो कि हम जुपिटर नोटबुक में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा तो इसने यहाँ पर मुझे नोटबुक बनाकर दे दी और इसने मुझे एक लिंक दे दिया और लिंक के साथ एक टोकन भी दिया जिसको मैं इस नेटवर्क में यूज़ कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैं इसको अपने कंप्यूटर में रन कर रहा हूँ तो मुझे नेटवर्क में इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग भी टेंशन मत लेना इस बात की कि नेटवर्क में यूज़ करने का क्या मतलब है। अब आप देखो कि मैं इस फोल्डर में आऊँगा ना तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट notebook.ipynb ऑटोमेटिकली बन गया मेरे बुक्स प्रोजेक्ट में। इसका मतलब कि जो भी फाइल्स मैं यहाँ पर बनाऊँगा वो यहाँ भी बन जाएंगी। हाँ दैट्स ट्रू, यहाँ पर भी बन जाएंगी। क्या इसका मतलब ये हुआ जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा वो चेंजेस यहाँ पर भी इस फाइल में हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि यही तो फाइल है जिसको हम एडिट कर रहे हैं यूजिंग जुपिटर नोटबुक। बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या है इन, और मैं कैसे यहाँ पर पाइथन कोड चलाऊँ?
तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर लिखते हो प्रिंट और इसके बाद आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है यहाँ पर, और इसको अगर आपको रन करना है आप कंट्रोल प्लस एंटर मारो और इसका आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगर आप लोग एक नया सेल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर सकते हो और एक नया सेल ऐड हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप कोड नहीं लिखना चाहते, आप मार्कडाउन लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मार्कडाउन भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पर एक हेडिंग आए, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर इसको ओके लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट से मैं लिखता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल। मान लो मैं इस नोटबुक के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल एंटर मारूंगा, ये ऐसा दिखेगा। फिर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लो मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये मैं मार्कडाउन में लिखूँ कुछ इस तरह से, और मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर मारूंगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पर मार्कडाउन सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपको मार्कडाउन सिंटेक्स नहीं पता क्या होता है, तो मार्कडाउन आप लोग यूज़ कर सकते हैं प्रीटी मच चीज़ों को स्टाइल करने के लिए। जैसे कि आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं इट्स अमेजिंग, और आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं इट्स वंडरफुल। कंट्रोल एंटर मारेंगे ऐसे दिखेगा, बुलेट पॉइंट्स बन गए। मार्कडाउन सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, आप लोग सीख सकते हैं अगर चाहें तो, बट मार्कडाउन सिंटेक्स पे ज़्यादा टाइम मत लगाना। आप एक सिंगल हैश लगाकर एक हेडिंग लिख सकते हैं, डबल हैश लगाकर H2 लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डबल हैश लगाकर लिखूँगा लेट्स लर्न और मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा, तो आप देखो ये लेट्स लर्न थोड़ा छोटा दिखेगा हमारी मेन हेडिंग से। ठीक है, तो ये हमारी H1 हो गई, जिसको हमने एक हैश लगाकर लिखा था। 2 हैश लगा देंगे तो क्या होगा कि लेट्स लर्न यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा। 3 हैश लगा देंगे तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो मार्कडाउन सिंटेक्स हम लोग लिख सकते हैं विद इन अ नोटबुक। तो आई होप कि ये चीज़ तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब ये सब करने का फ़ायदा क्या है? जैसे मान लो मैंने ये ट्यूटोरियल लिख दिया, अब इसके बाद मैं अगला सेल डालना चाहता हूँ, एक कोड मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने A=5 किया, कंट्रोल एंटर मारा, फिर इसके बाद मान लो मैंने एक और सेल यहाँ पर डाला, मैंने लिखा B= मान लो 8 और मैंने कंट्रोल एंटर मारा, और इसके बाद मान लो मैंने एक और सेल यहाँ पर लिखकर A+B लिख दिया और कंट्रोल एंटर मारा, तो ये आउटपुट इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी में लोड होते जा रहे हैं और फिर हमें कभी भी यूज़ करना है तो हम नीचे टुकड़ों में अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। और डेटा साइंस में हमें टुकड़ों में प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। अब ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है? जो IPython है ये सब हमारे लिए पॉसिबल बनाता है। एक कर्नल रन होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि सारे सेल्स मेरे ऊपर से नीचे तक रन हो जाए तो मैं ऑर्डर में उनको रन कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि बीच में मैं अचानक से ये वाला सेल रन कर दूँ, तो मैं कंट्रोल एंटर मार दूंगा और यहाँ पर देखो एक नंबर लिख कर आ जाएगा। जैसे जैसे मैं सेल्स को चलाता जाऊँगा उनको एक नंबर असाइन हो जाएगा। जितना बड़ा नंबर इनको असाइन होगा इसका मतलब उतनी बाद में ये रन हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेल का नंबर 3 है, इस सेल का 6 है, इसका मतलब ये वाला सेल इस वाले सेल के बाद रन हुआ है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक सेल ऐड करूँ, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करूँ और मैं लिखूँ A=0, ठीक है, कुछ इस तरह से, कंट्रोल एंटर, और अब मैं अगर ये 5th वाला सेल चलाऊँ ना, ये वाला, तो मैंने 7वें नंबर पे A को 0 कर दिया। अब मैं A+B करूँगा तो B तो 8 ही रहा, लेकिन A चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मुझे मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आउटपुट 8 मिलेगा। तो इसलिए मैं पीछे जाकर सेल्स को रन कर सकता हूँ और मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेल कब रन हुआ है, इनके नंबर से। तो अगर IPython का जो इंटरफेस है आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि हम इसमें इतनी कोडिंग करेंगे कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, ये सेल होता है, ये जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल है, इसमें मैंने हेलो वर्ड लिखा है। आप मल्टी लाइन कोड भी लिख सकते हो सेल के अंदर, आप मार्कडाउन लिख सकते हो सेल के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये 2 चीज़ें लिखेंगे, मार्कडाउन और कोड हम लोग लिखेंगे। हेडिंग हम नहीं लिखेंगे और रॉ NB कन्वर्ट भी नहीं लिखेंगे। एक बार मैं ऑरलैंडो में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और वहाँ पर किसी ने कहा था कि जो जुपिटर नोटबुक होती है वो एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मुझे ये बात थोड़ी ना अच्छी सी लगी, मतलब समझने के पर्सपेक्टिव से, कि एक ऐसा ब्लॉग जिसमें आप लोग कोड इंक्लूड कर सकते हो और उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम उसमें इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे कि अगर मुझे पाइथन ट्यूटोरियल देना है तो जुपिटर नोटबुक इज़ द बेस्ट वे टू गिव पाइथन ट्यूटोरियल, क्योंकि यहाँ पर मैं चीज़ें लिखता जाऊँगा, कोड लिखता जाऊँगा, आप पढ़ते जाओ और आप एग्जीक्यूट करते जाओ सेल्स को। तो इस नोटबुक की बात करें तो ये पूरी नोटबुक है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। अगर मैं चाहूँ एक नया सेल ऐड करना तो मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एक नया सेल ऐड कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मान लो C=5 और ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं लिखूँ D=5 और मैं लिखूँ E=
ई इज इक्वल टू मान लो 6 और मैं शिफ्ट एंटर मारूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं मल्टीपल लाइंस भी लिख सकता हूँ कोड की, उनको चेंज भी कर सकता हूँ बाद में। मान लो मैं इसको 6 से 64 करना चाहूँ और फिर कंट्रोल एंटर मारूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर एक नंबर असाइन हो जाएगा। जितनी बाद में आप एग्जीक्यूट करोगे उतना बड़ा नंबर इसको मिलेगा। जैसे कि ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ था इसलिए इसको यहाँ पर 11 मिला है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो d इज इक्वल टू 66 और कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो इसको 12वां नंबर मिलेगा। अगर मैं ऊपर जाकर a को मान लो 57 कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो इसको 13 मिल गया नंबर, जिससे कि पता चल जाएगा किसी भी नोटबुक को देखने वाले को कि 12th वाला जो सेल है वो इस वाले सेल से पहले एग्जीक्यूट हुआ है। नो मैटर ये सेल ऊपर है उसके बावजूद भी ये वाला सेल पहले एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला सेल बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ऊपर से नीचे सेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नोटबुक में बहुत घिचपिच हो गई है और आप ऊपर से नीचे तक सारे सेल्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप आएंगे सेल में और रन ऑल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रन ऑल आप करेंगे तो ऊपर से नीचे तक आपके सारे सेल्स रन हो जाएंगे। जब आपके पास बहुत बड़ी नोटबुक हो जाती है और आपने अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग सेल्स को रन कर दिया तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ पर, आप कर्नल में जाकर रीस्टार्ट एंड रन ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी हमारा जो कर्नल है वो हैंग कर जाता है, बहुत कम होता है ऐसा, खासकर उन कंप्यूटर्स में होता है जिनमें रैम कम है, स्टोरेज कम है, रिसोर्सेज कम है। तब अगर आपकी नोटबुक हैंग कर रही है तो रीस्टार्ट एंड रन ऑल पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक वार्निंग देता है और वो करने के बाद ये कर्नल रीस्टार्ट होता है और आपको नंबर 1 से असाइन होकर मिल जाते हैं। तो ना थोड़ा अच्छा लगता है, आंखों को प्लीजिंग लगता है कोड को रीड करने में। तो ये ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ये आप लोगों के लिए चार्ट स्प्लिट आउट कर सकता है, आउटपुट आपको दे सकता है, आप इसमें मार्कडाउन लिख सकते हैं। इसलिए इतना इंटरैक्टिव होता है कि डेटा साइंटिस्ट ने इसको अपनी चॉइस बना लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जुपिटर लैब क्या होता है। अब हमने ये जुपिटर नोटबुक देखा, IPython को सीखा, हमने ये देखा कि भाई जुपिटर नोटबुक हम ऐसे चला सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो ना तो आपकी जो नोटबुक सर्वर है वो रनिंग होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल-C कर दिया, ऐसे कंट्रोल-C दबा दिया अगर आपने और इसको स्टॉप कर दिया और अब आप यहाँ पर काम करने की कोशिश करोगे तो ये कह रहा है डेड कर्नल, कह रहा है कि कर्नल डेड हो चुका है, यानी कि आपने अपना सर्वर स्टॉप कर दिया, कृपया करके सर्वर को चला लो। लेकिन अगर आप इसको बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, आप इसको लीव कर दो। लेकिन अगर आप लोग काम कर रहे हो तो सर्वर आपका चालू होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, अभी तक हमने सब कुछ देख लिया है ऑलरेडी। अब मैं आप लोगों को जुपिटर लैब दिखाता हूँ कैसे आप लोग यूज़ करोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया, कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर लैब विदाउट स्पेस, जुपिटर लैब विदाउट स्पेस। ठीक है, कॉन्डा इंस्टॉल, पैकेज का नाम है जुपिटर लैब विदाउट स्पेस। वहाँ एंटर मारेंगे, इंस्टॉल कर देगा ये सारा। ठीक है, और वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का। और उसके बाद जैसे हम पहले लिख रहे थे जुपिटर स्पेस नोटबुक, इस बार हम लिखेंगे जुपिटर स्पेस लैब। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो जुपिटर लैब है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जुपिटर स्पेस लैब। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जुपिटर लैब हमारा खुल चुका है। यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को लग रहा होगा, खासकर जुपिटर नोटबुक से। तो जो जुपिटर लैब है वो एक इन्हांस्ड एक्सपीरियंस आप लोगों को देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक नई नोटबुक बना सकते हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को टैब्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एक नई टैब खोल सकते हो। यहाँ पर आप एक नई नोटबुक बना सकते हो दोबारा से। फोल्डर के कंटेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को एक IDE वाला एक्सपीरियंस मिलता है बहुत अच्छा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जुपिटर लैब का ही प्रयोग करना। नोटबुक का इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम प्रयोग नहीं करेंगे। टर्मिनल पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टर्मिनल भी मिल गया। एक टैब में हमें टर्मिनल मिल गया, एक टैब में हम यहाँ पर अपना कोड लिख रहे हैं। कभी भी हमें कोई टर्मिनल कमांड चलाना है तो चला सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पर बेस एक्टिवेटेड है अभी, तो हम क्या करेंगे, कॉन्डा एक्टिवेट, कॉन्डा env लिस्ट करेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन से हमारे इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है और फिर कॉन्डा एक्टिवेट बुक्स env कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बुक्स env एक्टिवेट हो चुका है। मैं इस नोटबुक सर्वर को बंद कर दूंगा और आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ पर फाइल अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक फोल्डर बना सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं फाइल कंटेंट्स को, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ओपन टैब्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जुपिटर लैब है ये इन्हांस्ड वर्जन मैं कह सकता हूँ जुपिटर नोटबुक का है। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको स्टॉप कर दूंगा। जो हमारा नोटबुक सर्वर चल रहा है इसको बंद करूंगा और ये काम नहीं करेगा। देखो इसने बोल दिया कि भाई सर्वर कनेक्शन एरर आ रहा है। अभी के लिए मैं इसको बंद करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हैंडबुक में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड करें हैंडबुक को और पढ़ें, क्योंकि मैंने हैंडबुक को बहुत ही कॉन्साइज रखा है, बहुत ही छोटा रखा है।
इन्फॉर्मेशन पैक्ड रखा है बिल्कुल, ठीक है। सो यार दैट वाज प्रीटी मच अबाउट जुपिटर लैब, और हम जुपिटर लैब को आने वाली वीडियोस में और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसके फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।